नमस्कार दोस्तों। बिहार के इतिहास में एक जबरदस्त दौर था और वो साल था 1917। एक ऐसा साल जिसने पूरे भारतवर्ष को सीख दिया सत्याग्रह का और बताया कि आखिर कैसे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। यह लड़ाई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई विचारों की थी, यह लड़ाई सोच की थी, यह लड़ाई अपने आप को सही करने की थी और वो लड़ाई थी सत्याग्रह। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। हमारे बिहार अनलॉक के एपिसोड नंबर 10 में आप सभी लोग का स्वागत है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह और बिहार में किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ा। आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि इससे पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं उनको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके उस एपिसोड्स को देख सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट होगा और प्रीलिम्स में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से बनेगा। और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग से शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बंधु, मेरे सखी, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़ियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। चंपारण सत्याग्रह यानी कि एक ऐसा दौर, अ डॉन ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में। आइए जरा जानते हैं एक ऐतिहासिक और रणनीतिक विश्लेषण, हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जैसे आप लोग का डिमांड था कि सर हम लोग को जो पेपर है उस पेपर को थोड़ा इंग्लिश में भी रखिए। तो जैसे देखिए, सबसे पहले समस्या क्या थी, इंडिगो। आप लोग से मैं अपेक्षा करूंगा कि इंडिगो का आप लोग साइंटिफिक नेम जो है, इंडिगो का, नील का, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नील का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बीपीएससी एडीओ का क्वेश्चन है। अब होता क्या था कि इंडिगो जो है, ये लोग खेती कर रहा था। इंडिगो का खेती जबरदस्त कराया जा रहा था और इंडिगो की खेती जो है 3/20 हिस्सा में लैंड के आपको करना अनिवार्य था और इसी को कहा जाता है तिनकठिया सिस्टम। और इसी के अंतर्गत जब समस्या क्या हुई कि जब जर्मनी में सिंथेटिक रंग या जो केमिकल डाई है इसका विकास होने लगा, प्राकृतिक नील इंडिगो की मांग और कीमतों में भारी गिरावट आई, तो अंग्रेज तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। अंग्रेजों ने क्या किया कि बोला कि भाई हम अपना नुकसान नहीं सहेंगे। अंग्रेजों तो अपना नुकसान नहीं सहेंगे, किसानों के ऊपर न सिर्फ एक टैक्स, बहुत सारे दमनकारी टैक्स लगाने लगे और यूरोपियन बागान मालिकों पर भारी घाटा हुआ और अपने वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए किसानों पर भारी लगान और अवैध करों को, क्रूर बोझ जो है इनके ऊपर डाला गया। इतना ही नहीं, तिनकठिया पद्धति जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 3/20 या जिसको हम कह सकते हैं 1 to 3, 3/20 हिस्से में जमीन के आपको नील की खेती करनी अनिवार्य थी। नियम क्या था इसका, तो किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण क्या था, तो नील की कीमतें बागान मालिकों द्वारा तय की जाती थी, जो इतनी कम थी कि किसानों की मजदूरी का खर्च भी नहीं निकल पाता था और नील की फसल भूमि को बंजर भी बना रही थी। तो इस कारण से ये विद्रोह जो है काफी, देखिए नील जो है, नील की खेती कर रहा था और किसान से बहुत ज्यादा, मतलब समझिए कि किसानों का मुनाफा नहीं हो रहा था, जमीन भी बंजर हो रही थी। स्किन डिजीज ये सब तो चलिए सेकेंडरी चीज उस समय में लोग मानता था, लेकिन समस्या तो समस्या थी, हेल्थ हैजार्ड भी था। तो इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि शोषण का एक जबरदस्त जाल बसा हुआ था, जिसमें बागान मालिकों की अवैध वसूली थी, इलीगल एक्सटॉर्शन था, जिसमें आपके रेंट इनहेंसमेंट यानी कि नील की खेती से मुक्ति के बदले लगान में 40 से 60% की अस्थायी वृद्धि, यानी कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, नील की खेती नहीं आपको करना है, तो आप जो लगान नॉर्मल देते हैं उसमें 40 से 60% आप दीजिए। इसके अलावा
आपको लमसम डैमेज यानी कि अस्थाई पट्टे वाले किसानों से नील अनुबंधन खत्म करने के लिए भारी एकमुश्त हर्जाना जो है ये लिया जा रहा था। तो मतलब कि समझिए क्या होता है ना, सांप छुछुंदर का हाल, कि मतलब समझिए कि ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। इसके अलावा बहुत सारे इलीगल टैक्स यानी कि 40 से 50 प्रकार के मतलब समझिए कि इलीगल टैक्स है, जैसे हथियाना टैक्स, हाथी खरीदने के लिए टैक्स था। इसके अलावा आप कह सकते हैं मोटरारी टैक्स यानी कि कर खरीदने के लिए टैक्स था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि घोड़े खरीदने के लिए घोड़ी टैक्स था। पन खर्चा सिंचाई के जल के लिए टैक्स था। फगुनी यानी कि फेस्टिवल के लिए टैक्स था। विवाह मृत्यु के लिए सोशल टैक्स था। मरवन टैक्स था, विवाह करा रहे तो मरवन का टैक्स दीजिए। तो ऐसे बहुत सारा अमानवीय टैक्स था जो कि भारतवर्ष में नहीं था, केवल और केवल चंपारण के क्षेत्र में था। इससे ये लोग एक्स्ट्रा कमाई करता था, दारू सिगरेट पानी जो भी ये लोग का अय्यासी जो अंग्रेज सब किया करता था। अब इसके बाद हुआ क्या, इस आंदोलन के सुधार की बात करते हैं तो नाम था राजकुमार शुक्ल। इनका जन्म 23 अगस्त 1875 में मुरली भरावा गांव में हुआ था। सितंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ मिलकर के चंपारण की समस्या पर प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था। ऐतिहासिक निमंत्रण यानी कि गांधी जी का ध्यान इस क्रूर व्यवस्था की ओर आकर्षित किया जब उन्होंने 1916 में, हालांकि इससे पहले की भी कहानी है कि चंपारण में पीर मोहम्मद मुनीस जो है दुखी आत्मा दुखी हृदय चंद हृदय के नाम से लेखों को लिखा करते थे। और जिस पत्रिका के लिए लिखा करते थे वो पत्रिका बेसिकली क्या थी, तो वो पत्रिका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका थी, प्रताप नाम था उसका, और उसके लिए लिखा करते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाइए गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलिए कानपुर में, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाइए गांधी जी से मिलिए। उन्होंने हालांकि प्रताप अखबार में इसके बारे में लिखा, चंपारण में अंधेरा नाम के एक आर्टिकल लिखा जिसमें चंपारण में जो दुर्दशा है उसके बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा चंपारण आगमन यानी कि गांधी जी ने बोला कि भाई ठीक है, जब उन्होंने कन्विंस किया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कि समझाया ब्रजकिशोर प्रसाद, साथ ही साथ आपको राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कि भाई ये समस्या है, आपको आना होगा, नहीं आएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग आते हैं गांधी जी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अराइवल यानी कि 10 अप्रैल को पटना आगमन उनका होता है और कलकत्ता से उनका आगमन होता है, और मजरूल हक के आवास पे हम कह सकते हैं कि उनका ठहराव होता है। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, 10 अप्रैल को कलकत्ता से वो पटना आते हैं, 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं और पहली बार 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुंचते हैं। और कहां पे रुकते हैं, तो मजरूल हक के घर पे रुकते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर यानी कि जेबी कृपलानी और जेबीबी कॉलेज के छात्र द्वारा ऐतिहासिक स्वागत प्लांटर एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से मुलाकात करते हैं, जहां पे कुछ बात नहीं बनती है। और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं फिर आगे क्या होता है, तो 15 अप्रैल को मोतिहारी में चंपारण पे मुख्यालय जमीनी जांच फील्ड इंक्वायरी करते हैं और औपचारिक शुरुआत यहां से वो कर देते हैं। याद रखिएगा, 11 अप्रैल को जेबी कृपलानी के घर, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जेएम विल्सन के मुलाकात होती है। एलएफ मॉर्सेट से भी मुलाकात हुई, तिरहुत कमिश्नर के अध्यक्ष मतलब कमिश्नर थे, और वहां से मुलाकात होती है। बात नहीं बचती है, इसकी इनकी बात जो है पहुंचा दी जाती है कहां पे, तो इनकी बात पहुंचा दी जाती है चंपारण में, जहां के चंपारण के लोग जो है इसके बाद जो है धारा 144 वहां लग जाती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम प्रयोग यहाँ पे दमनकारी आदेश 16 अप्रैल को जिला मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक द्वारा चंपारण छोड़ने का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया जाता है और धारा 144 लागू कर दी जाती है। जिसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं, हमारा देश है, सिर्फ हम आ रहे देख रहे समस्या, तो आपको इतनी दिक्कत हो गई। अल्टीमेटली गांधी जी के ऊपर चार्जशीट फाइल होती है और अचानक से जेल के चारों ओर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि मजबूरन कोर्ट के मतलब जज ने गांधी जी के ऊपर फाइन किया, लेकिन गांधी जी ने उस फाइन को देने से मना कर दिया। बोले कि हम नहीं देंगे फाइन। क्यों दें हम फाइन को, पैसा को नहीं देंगे। अल्टीमेटली कहा जाता है जो जज है वो जज पेनाल्टी पे करता है और फिर गांधी जी जो है वहां से निकलते हैं। और इस प्रकार से गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अवज्ञा नहीं है बल्कि देशवासियों के प्रति उनका एक कर्तव्य का पालन है। इतना ही नहीं, 18 अप्रैल को न्यायिक में मजिस्ट्रेट होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने अपराध स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए की जमानत मांगी। गांधी जी ने देने से मना किया कि मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है, ना ही मैं जमानत दूंगा। और इस प्रकार से स्वयं जो जज है वो जज पैसा देता है और तब जाके गांधी जी आजाद होते हैं। और इस प्रकार से प्रशासन बैकफुट पर है। मजिस्ट्रेट ने स्वयं उनका मुचला भरा और उन्हें बिना जमानत रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। और इस प्रकार से गांधी जी ने दिखा दिया कि सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पे भी अंग्रेजों की हवा टाइट हो गई। और इस प्रकार से लोगों को एक उम्मीद होती है। इसी बीच में एक और नाम गुमनाम रक्षक, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बतख मियां।
तो प्लांटर एसोसिएशन सचिव जेएम विल्सन से बातचीत के दौरान एक बार जब गांधी जी की हत्या करने की साजिश की गई तो बतख मियां वो शख्स है, वो रसोइये हैं, वो बावर्ची हैं जिन्होंने इसकी जानकारी जो है राजेंद्र प्रसाद को दे दी और गांधी जी को भोजन में जहर मिलाने के लिए बेसिकली कहा गया था, तो दूध में जहर मिला करके इसकी जानकारी दे दी, जिस कारण से गांधी जी की जान जो है बच जाती है। तो बतख मियां भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच में इसके बाद जो है यहां पे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बोला गया कि आप जो है 8000 गांधी जी जो है साक्ष्य सबूत पेश करते हैं और फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होती है। और मई 1917 में गांधी जी और उनकी टीम ने किसानों के बयान दर्ज करने पर एक विशाल अभियान चलाया। इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था लगभग 8000 किसानों के विस्तृत बयान दर्ज किए गए ताकि बागान मालिकों के खिलाफ एक जो है साक्ष्य आधारित या एविडेंस बेस्ड मामला जो बनाया जा सके। और यह कोसी या कोरी बयानबाजी नहीं बल्कि डेटा संचालित सत्याग्रह था, जहां पे एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पूरे डेटा को गांधी जी ने लगभग 8000 साक्ष्य जो है इसको इकट्ठा किया। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि गांधी जी कोई बुर्बक आदमी तो थे नहीं भाई, लंदन से इन्होंने पढ़ाई की थी, वकालत की, इनको पता था कैसे क्या किया जाए। तो गांधी जी को तो अंग्रेज लोग बेवकूफ नहीं बना सकते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जिनको बिहार विभूति भी कहते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद को गांधी जी ने सोल ऑफ चंपारण कहा है। तो ब्रजकिशोर प्रसाद को गांधी जी ने क्या कहा है? तो सोल ऑफ चंपारण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो ब्रजकिशोर प्रसाद को, मजरूल हक को, जेबी कृपलानी, शंभू शरण वर्मा, रामनवमी प्रसाद, महादेव देसाई, नरेश पारेख, धरणीधर प्रसाद, बाबू नया प्रसाद सिंह, ये सबको किया है। साथ ही साथ इस प्रखर स्थानीय नेताओं की बात जब हम लोग करते हैं तो जमीनी स्तर पर डेटा संकलन और जनसंपर्क का नेतृत्व किया, जो आगे चल करके राष्ट्रीय राजनीति के स्तंभ जो है आगे जाकर के बनते हैं। इतना ही नहीं, आपको बताते चले जांच और फैसला आता है इसका, यानी कि इन्वेस्टिगेशन वर्डिक्ट आता है, जिसमें चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की बात जब भी हम लोग करते हैं, जिसका गठन कब हुआ था? तो 10 जून 1917 को चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष एफजी स्लाई थे और किसानों के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। अन्य सदस्य एलसी अडानी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, डी जैनी, ये सब अन्य सदस्य थे। और 4 अक्टूबर 1917 को कमेटी ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट जो है इसको सौंपी, जिससे किसानों की सभी जो प्रमुख शिकायत हैं उसको सही ठहराया गया। और अल्टीमेटली जो है इसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट आता है और उसके बाद 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रीगेरियन बिल पारित किया जाता है, चंपारण एग्रीगेरियन बिल पास हो जाता है। और तिनकठिया पद्धति जो पहले 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, 1 सदी पुरानी तिनकठिया प्रथा का कानूनी रूप से अंत हो जाता है। दैनिक जीवन पर 40 प्रकार के अवैध जो कर थे उनको बेसिकली अब क्या कर दिया गया? शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा तनाव के रूप में भारी आर्थिक ब्लैकमेल किया जाता था। अब बागान मालिकों द्वारा अवैध वसूली तथा 25% किसानों को रिफंड करने का, समझिए अंग्रेजों से 25% पैसा रिफंड करवा लिया। कितनी बड़ी बात है, उस समय में अंग्रेजों के मतलब समझिए कि कैया लोग था, इस लोग से पैसा खींच लिया, किसानों को दिलवा दिया। तो समझिए कितनी बड़ी चीज बात है गांधी जी के द्वारा, कितनी बड़ी चीज हुई गांधी जी के द्वारा, समझ लीजिए आप। इसके अलावा गांधीवादी युग का उदय, यानी कि जो बर्थ ऑफ, और यहां से गांधी जी की हम कह सकते हैं कि भाई एक दौर शुरू हो जाता है, गांधीवादी युग का एक दौर शुरू हो जाता है, जहां पे एक स्थानीय किसान आंदोलन ने बिहार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में ला खड़ा किया। इकोनॉमिक विक्ट्री होती है, जहां पे चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ने किसानों को 1 सदी के संस्थागत शोषण से मुक्त कराया। राजनीतिक जीवन, जहां पे हम कह सकते हैं कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डेटा संचालित अहिंसक प्रतिरोध का पहला सफल अचूक प्रयोग रहा। इसके अलावा फिलोसफिकल इस आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की भी उपाधि दी। और इसके अलावा चंपारण ने दुनिया को यहां से यह साबित करके दिखा दिया कि ठोस तथ्य, अडिग सत्य, अहिंसा के सामने सबसे क्रूर साम्राज्य को भी झुकना पड़ता है। चंपारण प्रूव द वर्ल्ड दैट इवन द मोस्ट ब्रूटल एम्पायर मस्ट बो बिफोर द हार्ड फैक्ट, अनलीडिंग ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस। और ये एक ऐसा दौर था जिस दौर में पूरे के पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अहम छाप जो है इसको छोड़ दी।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था जिस दौर में हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में इन्होंने क्या किया, तो एक अहम छाप जो है इसको छोड़ के रखा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और इस यही जो है, यही जो दौर है आपका, इसी दौर ने हम लोग को कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड बैच के साथ जुड़ करके अगर हमारे टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से पूरा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हमारा सारथी बैच। मेरे भाई, सारथी बैच की खास बात आपको बताते चले, ये जो हमारा सारथी बैच है, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है सारथी बैच। सारथी बैच आपके बकेट लिस्ट में होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक्स का प्रैक्टिस मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, रिवीजन मिलेगा। साथ ही साथ इस बैच में आपको निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये भी सम्मिलित है। क्लास जो है 4 मई से शुरू हो रही है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले कि इसमें 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पर है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज कवरेज है, और साथ ही साथ प्रश्न के साथ साथ स्पष्ट व्याख्या भी दी गई है कि क्यों सही है तो क्यों गलत है, तो इसका विस्तृत समाधान में दिया गया है। साथ ही साथ हर दिन जो है 20 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करना, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स का नोट्स, और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सबका आपको इसमें आपको एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी। मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे मैं आपको इसमें बिहार स्पेशल कराऊंगा। यहां पे आप चले जाएंगे, जाने के बाद आप क्या करेंगे, SAA करेंगे, सारथी 72nd प्रीलिम्स बैच, इसमें आप चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप आदि लाइव लगाएंगे, और आदि लाइव कोड लगा करके मात्र 2000 रुपए में कोर्स जो है आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव, और आदि लाइव कोड लगा करके ये कोर्स जो है आपको कितने में हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस कोर्स आपको हो जाएगा, और 8789847319 आप इस पे क्या कर देंगे, तो आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आपको जो हम आपके अपने मेंटरशिप ग्रुप पे जोड़ देंगे। मैं इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इसमें हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज है उन सब की क्लासेस, सबकी मेंटरशिप मिलेगी। आदि लाइव कोड लगाएंगे तो मेरे द्वारा आपको हर सब्जेक्ट में मेंटरशिप मिलेगा। तो 8789847319 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस बैच में जुड़ करके। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।